अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 वाटर। चैप्टर नंबर 7 वाटर फर्स्ट हाफ। क्या हम वाटर को डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या यार कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की कि वो पोलैरिटी शो करता है और किस प्रॉपर्टीज़ के डिपेंडेंट उसकी क्या होती है, मेंटेन करता है अपनी क्वालिटी। और कंपोजिशन क्या है वाटर की, प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की, एलिमिनेटिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हार्डनेस कैसे मौजूद होती है और हार्डनेस कैसे आती है, हार्डनेस किन कंपाउंड्स की वजह से होती है, किन केमिकल्स की वजह से हार्डनेस आती है इसमें। फिर इंडस्ट्रियल क्या यूजेस हैं वाटर की पोल्यूशन क्या है कि कौन से ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो कि वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं और वाटर को पोल्यूट करने के साथ जो वाटरबॉर्न डिजीज़ कॉज कर रहे हैं कि वाटरबॉर्न डिजीज़ कौन सी कि जिनको हम पानी पीने से जो बीमारियां हमें हो रही हैं उन सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर। अगर हम अक्रंस के हिसाब से इसकी वाटर को स्टडी करें, अक्रंस ऑफ वाटर, अक्रंस ऑफ वाटर कि वाटर की अक्रंस क्या है। तो अक्रंस में ओशंस कंटेन 97% ऑफ वर्ल्ड वाटर कि ओशंस क्या कंटेन करते हैं, 97% ऑफ वर्ल्ड वाटर। रेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ glaciers, ice caps, groundwater and inland water। inland water से मतलब लेते हैं रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स। हम कहते हैं कि जो हमारा वाटर मौजूद है जो हमारे अर्थ पे वो 97 वाटर तो हमारे ओशंस की में मौजूद है। ओशंस में इसलिए मौजूद है क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसमें लैंड की जो एरिया है वो बहुत कम है, लेकिन जो वाटर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा वाटर का एरिया ज़्यादा होने से जो हमारा वाटर है वो 97% जो है वो ओशंस में पाया जाता है। जब वो 97% ओशंस में पाया जाए और जो बाकी का परसेंटेज है वो ग्लेशियर्स और कैप्स में पाया जाता है, आइस कैप्स में पाया जाता है, एटमॉस्फेरिक वाटर मौजूद है। एटमॉस्फेरिक वाटर मौजूद होने के साथ साथ ग्राउंड वाटर भी मौजूद है। ग्राउंड वाटर हमारे जैसे ग्लेशियर्स हमारे पास 2.1% है, ग्लेशियर्स में जो पानी है हमारे पास है वो 2.1% मौजूद है सिर्फ। इसी तरह एटमॉस्फेरिक वाटर जो हमारे पास है वो 0.001% मौजूद है। इसी तरह लिहाजा जो है ग्राउंड वाटर जो हमारे पास लेक्स, रिवर्स मौजूद हैं उनमें 0.6% वाटर है। इनलैंड वाटर हमारे पास 0.2 है कि हमारी अंडर द अर्थ जो वाटर मौजूद है और जो रिवर्स और लेक्स कैनाल्स की शक्ल में हमारे पास मौजूद है वो सारी की सारी परसेंटेज क्या है वो टोटली 3% है। लेकिन जो 97% है वो हमारा ओशंस में मौजूद है। लेकिन जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है वो किस लिए है, वो जो हमारे पास है परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स है। जैसे ओशंस का वाटर है वो पीने के लिए फ़िट नहीं है और ना ही एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के लिए फ़िट है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। अब आप समुद्री पानी को ले लें और जो नेचुरल वाटर जो अंडरग्राउंड हमारी तरफ आ रहा है टर्बाइंस की सूरत में, तो उसको देखने उसका टेस्ट अलग होगा। लेकिन जो समुद्री पानी होगा, इनलैंड वाटर होगा, उसका टेस्ट अलग होगा। उसका टेस्ट इसलिए अलग होगा क्योंकि उसमें डिज़ोल्व ऑफ सॉल्ट्स पाए जाते हैं। क्योंकि जब ग्लेशियर्स और आइस कैप्स मेल्ट होते हैं वो मेल्ट होने के साथ साथ वो क्या करते हैं अपने अंदर रॉक्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं। और रॉक्स को डिज़ोल्व करते हैं क्योंकि जब आइस कैप मेल्ट होते हैं वो पहाड़ की चोटी से नीचे बहता होता आता है। जब वो बहता हुआ आता है तो साथ साथ क्या करते हैं पत्थर और जो छोटे छोटे पथरीले से मवाद वहाँ मौजूद होते हैं उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि जो पत्थर है वो नमक से बना होता है, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हम ये नहीं कह सकते उसमें सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है या कैल्शियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाएंगे जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, लिहाजा उनकी ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से वो जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो डिज़ोल्विंग के साथ साथ उनमें क्या हो जाता है कि वो समुद्री पानी भी खरा और नमकीन हो जाता है। इसीलिए जो हमारे पास ओनली 2% ऑफ टोटल वाटर जो है, कि जो हमारे पास वाटर मौजूद है जो बिल्कुल फिट है हमारे पीने के लिए, वो सिर्फ 2% मौजूद है। 2% क्या, हम 0.2% फिट है हमारे लिए। इसी तरह जो वाटर के हम थ्रू आउट यूज पर हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर होता है वो एक इसेंशियल और मेजर कंपोनेंट है। इसेंशियल और मेजर कंपोनेंट इसलिए हैं क्योंकि लिविंग सेल्स में इसेंशियल एंड मेजर कंपोनेंट, इसेंशियल और मेजर कंपोनेंट इसलिए हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडीज़ की, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर का। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 70% वाटर से मिलकर बनी है, क्योंकि जो हमारा मेन कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करने वाला कंपोनेंट है, जैसे हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं कि सबसे मेन यूनिट सेल है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम कहते हैं एक एलिमेंट में सबसे मेन क्या है, उसका एटम। जब उसका एटम ही सबसे ज़्यादा मेन है तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी में सबसे मेन क्या हुआ, सेल। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, ह्यूमन बॉडी बनती है। जब सेल से ह्यूमन बॉडी बनेगी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, तो वो सेल क्या है, सेल किससे मिलकर बनेगा, सेल वाटर से मिलकर बनेगा, क्योंकि वाटर जो है ये एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसीलिए वाटर जो है ये एक एनवायरनमेंट है हमारे लिए, जहाँ हम एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी हैं वो वाटर में सर्वाइव करती हैं। अगर उनको वाटर ना मिले तो डिहाइड्रेशन के थ्रू क्या होता है, डेथ कॉज भी हो सकती है। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चाहिए, उनको सिर्फ जिंदा रहने के लिए पानी जो है उनके लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होने के लिए जैसे हम रोज़ाना की रूटीन में पानी कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, ड्रिंकिंग प्रोसेसेस में, कुकिंग प्रोसेसेस में, वॉशिंग पर्पजेस में। क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है रिमेन किया है एक मेजर फैक्टर है कि हमारी जो क्वालिटी है उसको हमने खुद इन्फेक्ट किया है। क्वालिटी ऐसी इन्फेक्ट हुई है कि जैसे रैपिड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स हो रही है, कि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा केमिकल्स फॉर्म कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा केमिकल्स फॉर्म करेंगे तो वो केमिकल्स क्या होंगे, वो वाटर में डिज़ोल्व होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जब भी कोई केमिकल फॉर्म करती है तो वो जो भी वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं वो किसी दरियाओं के किनारे वो उसको लगा देते हैं। जब वो दरियाओं के किनारे गंद कूड़ा वगैरह केमिकल्स पड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा कि वो सारे आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, स्लिप डाउन होकर उस रिवर, लेक या स्ट्रीम में डिज़ोल्व होंगे। जब वो रिवर, लेक या स्ट्रीम में डिज़ोल्व होंगे तो उनकी डिज़ोल्विंग से हम ये चेक करेंगे कि आया उन्होंने क्या किया है, जो हमारी वाटर के ड्रिंकिंग की क्वालिटी थी उसको इन्फेक्ट किया है। जब हम कहेंगे इसने हमारी वाटर की ड्रिंकिंग की क्वालिटी को इन्फेक्ट किया है तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो केमिकल्स बन रहे हैं, आया वो फर्टिलाइजर्स हों या पेस्टिसाइड्स हों, वो क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। लिहाजा हार्मफुल किस लिए हैं कि अगर वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो वाटर में डिज़ोल्व होने के साथ साथ क्या होगा, वाटर जो हमारी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, हम जो भी ड्रिंक करेंगे तो वो हमें क्या कॉज करेगा, हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज करेगा, कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कॉज करेगा। इसी तरह जो ग्राउंड वाटर मौजूद है वो केमिकल डंप्स या लैंडफिल की वजह से भी ख़राब हो रहे हैं, कि जो हमने अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, जो केमिकल्स हैं वो जब जमा होते हैं ग्राउंड में या सॉइल में, वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे वाटर सिस्टम को, जो हमारा बीनीथ द
अर्थ मौजूद है, कि अर्थ के नीचे जैसे हम लोग सतह जिस पर हम चल रहे हैं उस ग्राउंड से बीनीथ नीचे जाकर हज़ारों किलोमीटर के नीचे 100-200 किलोमीटर नीचे 100-200 मीटर नीचे क्या होगा, वहाँ जो वाटर सिस्टम हमारा मौजूद है उसको इफ़ेक्ट करेंगे। जो हमारे वाटर सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे तो वो टॉक्सिक केमिकल्स होंगे। और टॉक्सिक केमिकल्स क्या हैं, ये बहुत ही हज़र्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। हज़र्स होने के साथ साथ क्या है कि वाटरबॉर्न जो इन्फेक्टिव डिजीज़ कॉज करते हैं वो टॉक्सिक केमिकल्स पोज करते हैं। द ग्रेटेस्ट थ्रेट कि वो सप्लाई जो हम वाटर की करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इसलिए है क्योंकि जो टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद होते हैं वो वाटर कॉज करने के लिए क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। वो वाटर में ऐसी डिजीज़ कॉज करेंगे जिसको पीने से लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ पैदा होंगी। तो ये था एक हमारा टॉपिक क्या है, वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पहले वाटर की हम कंपोजिशन स्टडी करते हैं कि वाटर कैसे वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स, कि वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या वाटर फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मूला इसका H2O, वन हाइड्रोजन both hydrogens react with one oxygen atom, just like this, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कि कैसे कि हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। जो ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, वाटर। इसी तरह 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कि एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। जो ही एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वाटर इज कलरलेस, वाटर इज प्योर, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड। कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जब हम इसकी स्टडी करेंगे इसके फिज़िकल बिहेवियर के साथ कि आया फिज़िकली ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होगी कि वाटर इज़ कलरलेस है, कि वाटर में कोई कलर नहीं मौजूद है। हम जो भी कलर उसमें ऐड करेंगे वो वाटर अपना कलर शो करेगा। इसी तरह अगर हम सिंपली वाटर की बात करें तो उसमें कोई कलर मौजूद नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट इज़ वाटर इज़ प्योर, कि वाटर क्या है, वाटर प्योर है। प्योर होने के साथ हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि जो वाटर है वो प्योरिटी कॉज करता है। और प्योरिटी के साथ साथ वाटर ओडोरलेस है, कि इसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं। ओडोरलेस कहते हैं नो स्मेल, अगर उसकी कोई ऑर्डर होती तो वो भी एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए। लेकिन वाटर को जब हम स्मेल आउट करते हैं तो इसकी कोई स्मेल हमें नहीं मिलती। जब इसकी स्मेल ही कोई नहीं होगी तो ये ऑर्डरलेस होगा। इसके बाद जो है ये टेस्टलेस लिक्विड है, कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं है, ना ये ज़्यादा मीठा है ना ये ज़्यादा कड़वा है। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। First of all, it is neutral to litmus. न्यूट्रल टू लिटमस, पीएच जो वाटर की है वो 7 है। पीएच 7 होने के साथ साथ वाटर क्या है, वाटर एक न्यूट्रल
मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल इसलिए है कि अगर इसमें ना कोई रेड टू येलो करता है, ना तो रेड टू ब्लू करता है और ना ही ब्लू टू रेड करता है। जो हमने लिटमस सॉल्यूशंस को एज इट रखेंगे। अगर हम वाटर में लिटमस सॉल्यूशन ऐड करें तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि वाटर एज इट क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होने के साथ साथ क्या करता है, उसकी pH 7 है, और pH 7 होने के साथ वो न्यूट्रलिटी शो करता है। नेक्स्ट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट is 0 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius at sea level। कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आके ये फ्रीज़ आउट करता है। और फ्रीज़ आउट करने के साथ साथ क्या, कि जब ये बॉयल करेगा ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा एट ए सी लेवल, कि सी में जो लेवल मौजूद होगा उस पर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर बॉयल करेगा। इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए बॉइलिंग के लिए। नेक्स्ट, it has maximum density of 1 gram centimeter cube at 4 डिग्री सेल्सियस, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो डेंसिटी होगी वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। जैसे कि हमें डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम, कि अगर हमें किसी की डेंसिटी स्टडी करनी है तो हम उसका मैस ओवर वॉल्यूम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयोनिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, कि ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्या है, और ये एक आयनिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, कि आयनिक कंपाउंड्स क्या है, आयनिक कंपाउंड्स भी पोलैरिटी शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं। वाटर इज ऑल्सो पोलर। पोलर पोलर का रूल है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, कि आयनिक कंपाउंड भी पोलर इन नेचर होते हैं। और पोलर इन नेचर होने के साथ साथ क्या है, कि जब वो पोलर होंगे उन पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इफेक्ट करेगा। जो ही उन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो क्या करेंगे, वो इफ़ेक्ट करेंगे। और इफ़ेक्ट करने से क्या है, उनमें सॉल्युबिलिटी अक्कर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम NaC है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, कि पोलैरिटीज़ की ऐसे इफेक्ट करती है कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव के साथ साथ पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हों। ये मौजूदगी इसकी ये बताती है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से मिलकर बना है, कि आयंस की जब अट्रैक्शन हुई तो अट्रैक्शन के साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म किया। और इसीलिए क्या है कि वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वर है, किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि ये पोलैरिटी डिवेल्प कर सकता है। और ये जनरल रूल है सॉल्युबिलिटी का, जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी करके आए हैं, कि लाइक डिज़ोल्व करता है सिर्फ लाइक को। इसी तरह जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो सिर्फ पोलर सॉल्वर्स में ही डिज़ोल्व होते हैं। जब पोलर सब्सटेंसेस सिर्फ पोलर सॉल्वर्स में ही डिज़ोल्व होंगे तो उनकी डिज़ोल्विंग कैसी होगी, पोलैरिटीज़ फॉर्म करेंगे, कि पोल्स फॉर्म होंगे। आया पॉजिटिव चार्ज जो है उसको नेगेटिव चार्ज डिज़ोल्व करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज उसको डिज़ोल्व करेगा। इस तरह क्या होगा, आयनिक जो सॉलिड्स होंगे वो इजीली डिज़ोल्व हो सकेंगे वाटर में। नेक्स्ट इज it has usually
it has usually high heat capacity. It has usually high heat capacity, about 4.0 per gram per Kelvin, which is about 6 times greater than that of rocks. कि अगर हम इसकी हीट कैपेसिटी की बात करें तो इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, जो किसके साथ, वो जो 6 टाइम्स हाई है रॉक्स के, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई हीट कैपेसिटी है। ये स्पेसिफिसिटी ऑफ वाटर जो है सिर्फ इसलिए है कि ये अर्थ के टेम्परेचर को विद इन लिमिट्स रखती है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी of water is responsible for keeping the earth's temperature within limit। कि अर्थ के टेम्परेचर को विद इन लिमिट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वाटर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट को अब्जॉर्ब करता है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा। इसकी जनरल से एग्जांपल ये है कि जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो फिर क्या होगा, जब हम एक गिलास ऑफ वाटर जो है ठंडा जब उसको पियेंगे तो हमारी जो अंदर हीट होगी, जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा लो होगा, 1 डिग्री सेल्सियस लो होगा। वो लो होने की वजह ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अब्जॉर्ब करता है टेम्परेचर को, वो अब्जॉर्ब करता है हीट को। जब वो अब्जॉर्ब करेगा हीट को तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनकी वाइब्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होंगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर लूज करेगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या करें, एज ए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट भी यूज़ होता है। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ्स टेम्परेचर विद इन लिमिट। कि इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो यही है कि टेम्परेचर को क्या करता है, ये विद इन लिमिट से रखता है। नेक्स्ट, डे टाइम टेम्परेचर। Daytime temperature would have been too high to bear, and night temperature would have been too low to freeze। कि डे टाइम क्या होगा, टेम्परेचर जो है उसको क्या कैसे वो उसको अब्जॉर्ब करता है जब टेम्परेचर को, कि डे टाइम टेम्परेचर इतना हाई होता है, लेकिन जब भी हम किसी रिवर या लेक के करीब जाते हैं तो हमें वहाँ भी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वाटर क्या करता है, उसको अब्जॉर्ब करता है जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा। इसी तरह जब डे टाइम में ड्यू टू सनलाइट क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। इसी तरह जब नाइट टाइम होगा तो इतनी की ठंडक होगी कि वो हर चीज़ फ्रीज करेगा। इसलिए जो समुद्री इलाके हैं वहाँ रात को ठंड ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि क्या वाटर की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, वो टेम्परेचर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है। लास्ट पॉइंट इज it has high surface tension। It has high surface tension। The unique property of water is responsible
for its high कैपिलरी एक्शन, कि वाटर की हाई सरफेस टेंशन है, कि ये हाई सरफेस टेंशन तक भी अराइज कर सकता है। हाई सरफेस टेंशन होने का मतलब ये है कि ये काफ़ी हद तक जो है अराइज कर सकता है। जब ये काफ़ी हद तक अराइज करेगा तो अराइज करने के साथ साथ क्या होगा कि जब प्लांट्स हैं वो कैसे अब्जॉर्ब करते हैं वाटर, उनकी वाटर की अब्जॉर्बिंग जो पावर है वो किसकी मदद से है, वो सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की मदद से है कि वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिर्फ हाई कैपिलरी एक्शन के लिए, कि उनमें कैपिलरी एक्शन एक्ट करता है। और कैपिलरी एक्शन क्या प्रोसेस है, कैपिलरी एक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन it is the process by which water rises up from the roots of plants to leaves। कि कैपिलरी एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वाटर राइज करता है रूट से प्लांट की लीव्स तक। वो कैसे, जैसे हम देखते हैं वाटर्स में क्या, जब उनकी हम सॉइल में वाटर आउट करते हैं, जब उसकी सॉइल में पानी देते हैं तो वो क्या होता है, वो वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल से, फिर वो सॉइल के ज़रिए सॉइल में मौजूद होती हैं प्लांट की रूट्स, और रूट्स क्या करती हैं, उसको अब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। जो ही वाटर को वो अब्जॉर्ब करेंगे जस्ट लाइक दिस, कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स मौजूद हैं और जो वाटर होगा वो यहाँ से अब्जॉर्ब होंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वो यहाँ से अब्जॉर्बिंग के प्रोसेस है, उसकी क्या होगी यहाँ अब्जॉर्प्शन। जब वाटर मॉलिक्यूल्स की यहाँ अब्जॉर्प्शन होगी तो अब्जॉर्प्शन क्या होगा, वो ट्रैवल आउट करेंगे, वो क्या करेंगे, वो टू द लीव्स ट्रैवल आउट करेंगे। अगर हम कहें यहाँ लीव्स मौजूद हैं, ये लीव्स मौजूद हैं तो लीव्स में क्या करेंगे, वो मूव आउट करेंगे टूवर्ड्स द लीव्स, कि वो लीव्स में मूव आउट करेंगे। जब वो लीव्स में मूव आउट करेंगे तो इसी राइजिंग आपको कि वाटर का सरफेस से ऊपर की तरफ जाना है, ये क्या शो करता है, सरफेस टेंशन। जैसे कि अभी हमने स्टडी किया कि वाटर की तो सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा हाई है, और हाई सरफेस टेंशन होने के साथ साथ ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कैपिलरी एक्शन करते हैं। और कैपिलरी एक्शन आपका एक जो प्रैक्टिकल भी लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक नैरो ट्यूब में से पानी को अपवर्ड राइज करते हैं उसकी सरफेस टेंशन नोट करने के लिए। तो जो सबसे कॉमन फिनोमेना है सरफेस टेंशन को स्टडी करने के लिए वो सिर्फ एक कैपिलरी एक्शन है, कि कैपिलरी एक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सिर्फ यही स्टडी करते हैं कि रूट से वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हुई है, कि वाटर ऊपर लीव्स तक उसकी मूवमेंट हुई है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। दिस प्रोसेस is very vital for the survival of लैंड प्लांट्स, कि ज़मीन पे जो पौधे दरख्त मौजूद हैं उनके लिए प्रोसेस बहुत ही लाजमी है, कि इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। कि यही एक ऐसा वाइटल प्रोसेस है जिसके लिए क्या है, लाजमी है सर्वाइवल। जैसे हम तो वाटर ड्रिंक आउट करते हैं, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ कैपिलरी एक्शन, प्लांट और ट्रीज में सिर्फ कैपिलरी एक्शन का वर्क परफॉर्मिंग होती है। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर एज
सॉल्वेंट के वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट कैसे स्टडी करते हैं कि वाटर एज अ सॉल्वेंट कैसे एक्ट कर सकता है। सॉल्वेंट तो एक ऐसा मिक्सचर, सॉल्वेंट तो ऐसा केमिकल होता है जिसमें हम सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके हम सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो हम फिर स्टडी करेंगे कि वाटर कैसे सॉल्वेंट एक्ट कर सकता है और वाटर के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको क्या कह सकें, सॉल्वेंट के थ्रू एक्ट करवा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर इज़ a universal solvent. Water is a universal solvent because it can dissolve almost all the minerals। कि वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्ट कर सकता है। वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए एक्ट कर सकता है बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स, कि इसके अंदर सारे मिनरल्स डिज़ोल्व हो सकते हैं। जब सारे मिनरल इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं तो उसी की डिज़ोल्विंग पावर से हम ये कहेंगे कि जो मिनरल्स यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे हमने इसमें डिज़ोल्व कर लिए। जब वो सारे के सारे इसमें डिज़ोल्व हो गए तो वो डिज़ोल्विंग जो एबिलिटी है वो उसकी दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कि यानी वो दो प्रॉपर्टीज़ में डिपेंड करता है। द टू प्रॉपर्टीज़ आर it has ability to dissolve the substances because of two unique प्रॉपर्टीज़, कि इसकी जो ये एबिलिटी है सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने की, ये दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या है, कि आया वो पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए उसमें क्या है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, कि नेक्स्ट जो एबिलिटी है इसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, कि एक्सेप्शनल जो इसके पास एबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। अब वन बाय वन हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर के मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या है। वाटर मॉलिक्यूल हैज़ पोलर स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल हैज़ पोलर स्ट्रक्चर, कि वाटर मॉलिक्यूल में पोलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। पोलर स्ट्रक्चर कैसे पाया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वन एंड ऑफ molecule is partially positive while other end is partially negative, कि एक जो एंड है उसका वो पार्शली पॉजिटिव एक्ट करता है, इसी तरह जो दूसरा एंड है वो पार्शली नेगेटिव एंड करता है। इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से उनमें एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड होता है। कि वाटर मॉलिक्यूल का पोलर स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज इफेक्ट करता है। जब इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो उसी चार्ज में क्या होगा, उनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है
जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ही अट्रैक्शन पे करती है कि जितनी ज़्यादा वो अट्रैक्शन करेगी उतनी ज़्यादा ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी। और जो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी, उसके इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उनको डिपेंड करेगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और यही अट्रैक्शन क्या है, ये मेनली डिफरेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स की। जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स की जो एबिलिटी है उस पर डिपेंडेंट करती है, तो ये एक पोलर सब्सटेंस होगा। नेक्स्ट इज ऑल द पोलर substances are soluble in water because the positive end of substance is attracted by the negative end. कि पोलैरिटी इसमें कैसे होगी कि इफ़ द ऑल द पोलर सब्सटेंसेस आर soluble in water because the positive end of substance is attracted by the negative end। कि अगर फॉर एग्जांपल बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह जब इसकी हमने डिज़ोल्व करना है इसको वाटर में, तो जो होगा पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड। कि जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव को। किसकी अट्रैक्शन यूँ शो होगी, लेकिन जो अट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, वो सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। सोडियम को इसलिए अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसकी डिपेंडेंट उस पर है कि अट्रैक्शन ऐसे होगी जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव एंड है हमारे पास, वो पार्शली नेगेटिव होने की वजह से वो सोडियम पार्शली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। अगर हम इसको डिज़ोल्व करें तो यहाँ जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ये अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ, जो कि पार्शली नेगेटिव है, चार्ज है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है। कि ये कुछ इस तरह इसको सराउंड करेगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इस तरह यहाँ मौजूद होगा, और जो ऑक्सीजन होगी वो सोडियम को अट्रैक्ट करेगी। कि इस तरह ये एक यहाँ डिज़ोल्व हो सकता है कि जो पार्शियल नेगेटिव एंड है उसने हमेशा क्या करना है, इसको सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करने के बाद the electrostatic attractions among the ions are overcome by the ion dipole forces of attraction between ion and water molecule। कि डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस ऐसी फॉर्म है कि डाइपोल फोर्सेस में हम अट्रैक्शंस की बात करते हैं कि जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है वो नेगेटिव अट्रैक्शन होगी। कि पॉजिटिव क्या करेगा, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो ही पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो उसकी अट्रैक्शन से हम यही स्टडी आउट करेंगे कि जो आयन डाइपोल फोर्सेस यहाँ एक्ट हुई हैं, कि जो आयन्स मौजूद हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स मौजूद हैं, उन्होंने क्या किया कि डाइपोल अट्रैक्शंस कॉज की हैं। और जब आयन में और मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कॉज हों तो उनको हम आयन डाइपोल अट्रैक्शंस कहते हैं। जस्ट लाइक आयन
डाइपोल अट्रैक्शंस के आयन डाइपोल अट्रैक्शंस क्या होती हैं। आज भी हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट कि आयंस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को स्टडी करते हैं। इसी तरह जब हम डाइपोल को स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों मौजूद हों। तो जो हमने पहले कॉमन एग्जांपल स्टडी की थी सोडियम क्लोराइड की और वाटर की, उसमें ये दोनों मौजूद हैं कि सोडियम पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं और क्लोरीन नेगेटिव आयंस भी मौजूद हैं। इसी तरह वाटर में पार्शियल नेगेटिव एंड भी मौजूद हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड्स भी मौजूद हैं कि हम सोडियम में आयंस भी मौजूद हैं और वाटर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स भी मौजूद हैं। इन दोनों एंड्स की क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होंगे वो पुल अपार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। जब वो पुल अपार्ट होंगे तो पुल अपार्ट होने से जस्ट लाइक पॉजिटिव नेगेटिव कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स मौजूद हैं, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस ये बताएगी कि यहाँ जो एंड्स मौजूद होंगे वो कैसे मौजूद होंगे, कि ऑक्सीजन की अट्रैक्शन सिर्फ यहाँ होगी कि ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ ही अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होंगे उनमें सिर्फ हाइड्रोजन की अट्रैक्शन यहाँ होगी कि हाइड्रोजन की अट्रैक्शन क्यों यहाँ होगी कि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होंगे वो सराउंड होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को और सेपरेटेड होंगे एक सॉल्यूशंस में। ऑपोजिटली charged ions are surrounded by water molecules thus separated and kept in solution कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस से क्या होगा कि जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं वो सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होंगे। जो ही वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होंगे तो उनकी सराउंडिंग नेचर ये बताएगी कि जो सोल्यूशन है उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कर दिया है। जो ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट आउट करेंगे तो वो एक सोल्यूशन फॉर्म करेगा। कि अगर हमने डिकम्पोजिशन करनी है तो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब तक वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने के साथ साथ इसको सेपरेट आउट नहीं करेंगे कि जो ही सोडियम पैदा होगा मॉलिक्यूल्स इसके सराउंड करेंगे और क्लोरीन को भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, फिर वो अट्रैक्शन कॉज करेंगे कि इन पे अट्रैक्शन लगेंगे। जो ही इन पे अट्रैक्शन लगेंगे वो डिज़ोल्व होकर एक सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। जो ही वो एक सोल्यूशन फॉर्म करेंगे तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली व्यू देखें इसका, ये तो ये कुछ कि यहाँ हम देखें, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स मौजूद हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स की मौजूदगी हमें ये बताएगी कि जो पॉजिटिव एंड है उसको किसने अट्रैक्ट किया है, पार्शियली नेगेटिव आयंस ने। पार्शियली नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसको ये रिपेल कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मौजूदगी क्या कहेगी कि वो इसको रिपेल आउट करेंगे। जो ही वो रिपेल आउट करेंगे तो इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ होगी कि पॉजिटिव को सिर्फ ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह अगर नेगेटिव जो एंड होगा उसको पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करेगा कि ऑक्सीजन को तो वो रिपेल आउट करेगी कि यहाँ रिपल्शन कॉज होगी। रिपल्शन कॉज होने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है पार्शियली पॉजिटिव एंड्स वाले वो पॉजिटिव एंड क्या करेगा और नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा।
जो ही वो नेगेटिव एट्रिब्यूट को अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों को सेपरेट आउट करेगा, इन दोनों की ब्रेकेज होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, सोडियम और क्लोराइड के अंदर जो अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करेगा। ओवरकम तब करेगा जब वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट होने के साथ साथ वो क्या करेगा, वो अपने मॉलिक्यूल्स को पे इस कदर स्ट्रेंथ लगाएगा कि उसकी अट्रैक्शन इस कदर तेज़ करेगा, अट्रैक्शन करने के साथ साथ उसके में जो ब्रेकेज है वो अकर करेगी, और जो ही ब्रेकेज अकर करेगी तो जो पॉजिटिव होगा वो किससे सराउंड हो जाएगा, नेगेटिव एंड्स के साथ, कि जो पॉजिटिव है उस पर अट्रैक्शन सिर्फ नेगेटिव एंड्स की लगेगी। जो ही उस पर सिर्फ नेगेटिव एंड्स की अट्रैक्शन लगेगी तो हम देखेंगे कि जो सोडियम है वो डिज़ोल्व हो गया है वाटर में, उसका सोल्यूशन है कैरी आउट हो गया है। इसी तरह जो नेगेटिव एंड्स होंगे उस पर हाइड्रोजन्स की अट्रैक्शन लगेगी, कि हाइड्रोजन्स की अट्रैक्शन हमें ये शो करेगी कि ये जो अट्रैक्शन है ये किसकी बेस पे है, कि जो पॉजिटिव एंड है उसने नेगेटिव को अट्रैक्ट करना है। इसी तरह जो क्लोरीन होगी वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी, और जब क्लोरीन ही डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम देखेंगे यहाँ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है, और जो ही सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा उस सॉल्यूशन फॉर्मिंग से हम कहेंगे कि यहाँ जो फॉर्मेशन हुई है सोडियम क्लोराइड की वो एक पोलर सॉल्वेंट के थ्रू एक्ट हुई है, कि जो पोलर होगा, पोलर सॉल्वेंट क्या करेंगे, वो पॉजिटिव को नेगेटिव को लैदा एंड्स पे रखेंगे। जब वो लैदा एंड्स पे इसको सराउंड करेंगे तो यहाँ पोल्स फॉर्म होंगे, यहाँ क्या होंगे, पोल्स फॉर्म होंगे, और पोल्स हमें ये बताएंगे कि यहाँ पॉजिटिव एंड की पोलिंग हो रही है, कि यहाँ पॉजिटिव जो एंड है वो डिज़ोल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव एंड डिज़ोल्व हो रहा है, कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के पोल्स फॉर्म हुए हैं। जो ही यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के पोल्स फॉर्म होंगे तो ये पोलैरिटी पे इफेक्ट करेगा, कि पोलैरिटी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ डिज़ोल्विंग करने के लिए। ये था डिज़ोल्विंग प्रोसेस ऑफ अ पोलर सब्सटेंस इन वाटर। जो नेक्स्ट हम इसका स्टडी करते हैं दूसरे जगह, अगर हम नॉन पोलर्स की बात करें, नॉन पोलर्स आर नॉट डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, आर नॉट डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं या नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सोल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं। ये तो रूल है लाइक डिज़ोल्व लाइक का, लेकिन अगर हम इसको स्टडी करें कि अगर हमने नॉन पोलर को पोलर में डिज़ोल्व करना है तो वो क्यों नहीं हो सकते। मैनी कोवलेंट substances like benzene, ether, octane do not have पोलर एंड्स, कि ये ऐसे कोवलेंट सॉलिड्स हैं जिनके पोलर एंड्स नहीं मौजूद। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला कार्बन कार्बन कार्बन, कि ये ऐसा फॉर्मूला है बेंजीन का, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कि CH6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पोलर एंड्स नहीं मौजूद, कार्बन भी नेचर वाइज नेगेटिव है और हाइड्रोजन तो नेचर वाइज पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ जो पोलर एंड्स नहीं मौजूद, कार्बन कार्बन के साथ ये अटैच्ड है। वहाँ तो हमने स्टडी किया था कि NaCl है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ हम क्या देखेंगे कार्बन कार्बन के साथ ये अटैच है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ये अटैच है। इसी तरह यहाँ क्या है, पोलर एंड्स मौजूद होने की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन की बात करें तो कार्बन अगर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगी भी तो, लेकिन जो ऑक्सीजन होगा उसकी अट्रैक्शन कार्बन से ज़्यादा होगी।
जो ही ऑक्सीजन की जो अट्रैक्शन है वो कार्बन से ज़्यादा होगी, तो कार्बन की जो कार्बन की अट्रैक्शन होगी वो ऑक्सीजन को ओवरकम नहीं कर सकती। इसी तरह जो अट्रैक्शन होगी ओवरकम करने के साथ साथ उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं डिज़ोल्व हो सकते, क्योंकि उनकी जो डिज़ोल्विंग पावर होती है वो कम होती है, और डिज़ोल्विंग पावर कम होने से वो कभी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ये थी हमारी एक कंप्लीट एलैबोरेशन ऑन पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, दूसरी जो यूनिक प्रॉपर्टी थी, अब हम उसको स्टडी करते हैं कि एक्सेप्शनल हाइड्रोजन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी कि हाइड्रोजन की बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। जो हाइड्रोजन के बॉन्ड, सबसे पहले तो हम बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड होता है केमिकली बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके हैं कि केमिकल बॉन्ड के बहुत फॉर्म होते हैं जब टू एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यूँ ही वो एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं कि हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन वो बॉन्ड कैसे बनाएगा। यहाँ अगर हम वाटर की स्टडी करें, वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। यूँ ही वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा, हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कि यहाँ जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन के साथ हुई है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे यहाँ ऑक्सीजन भी एक्ट कर रहा है। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अक्कर है नहीं कर सकती। इसी तरह बिकॉज ऑफ टू OH bonds and lone pairs, कि OH bonds और lone pairs की वजह से, lone pairs क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि पेयर की फॉर्म में मौजूद हों लेकिन बॉन्डिंग में एक्ट ना करें, उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्म ना करें लेकिन फिर भी मौजूद हों। 1H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग with 4 other H2O मॉलिक्यूल्स, कि एक जो H2O मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू 4 मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करेगा। वो कैसे अट्रैक्ट करेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा, थ्रू टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर, कि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को स्टडी करें तो वाटर मॉलिक्यूल की शेप कुछ ऐसे होती है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन के साथ। लेकिन जो ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे अक्कर होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम देखें कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो ऐसे, तो वो कैसे बॉन्डिंग करेगा उसके साथ। फिर यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जो ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जो बॉन्ड जो हाइड्रोजन की मदद से बने उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं।
such bonds which are formed by hydrogen are known as hydrogen bonds, are known as hydrogen bonds। कि ऐसे बॉन्ड जो हाइड्रोजन की मदद से बने हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये फिनोमेना क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि टेट्राहेड्रली हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि वो कैसे फॉर्म होता है। कि ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल ने क्या करना है, टेट्राहेड्रल रिएक्ट करना है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। बॉन्ड तो हाइड्रोजन ने बनाना है और ये हाइड्रोजन है। ये जो छोटे नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन है। तो फिर हम इसकी बॉन्डिंग स्टडी करना है तो इसने क्या करना है, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करनी है। जो ही ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो जो ये हाइड्रोजन होगा ये मज़ीद फॉर्म करेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी। कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और जो ही वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उनकी बॉन्डिंग की फॉर्मेशन से क्या हम स्टडी करेंगे कि यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये टेट्राहेड्रली हुआ है। और टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है जिसके 4 सर हों, 1 2 3 4। टेट्रा मीन 4 और हेड्रली 4 हेड्स के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद 4 हेड्स। कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स भी मौजूद होते हैं। 2 लोन पेयर मौजूद होने के साथ ये 104 डिग्री 5 का एंगल बनाते हैं। कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो एंगल बनता है वो 104.5 डिग्री का बनता है। जब वो 104.5 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो एक एंगलिंग उसकी ऐसे होगी और वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। और इसी तरह सो ऑन की इसकी फॉर्मेशन चलती रहती है। कि पूरे का अगर हम एक बीकर ऑफ वाटर लेंगे तो उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा, उसमें हज़ारों की तादाद में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो ही हज़ारों की तादाद में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रली, कि वो एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रली जॉइंट होंगे। जो ही वो टेट्राहेड्रली जॉइंट होंगे कि हेड टू हेड वो जॉइंट होंगे और देखेंगे कि जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन की मदद से बन रहा है। जो ही हाइड्रोजन की मदद से बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। इसको एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है ये थ्रू आउट चलती रहती है। ये बहुत बड़े एक नेटवर्क चेनिंग तक भी चल सकती है। जब ये ज़्यादा नेटवर्क चेनिंग तक चल सकती है तो फिर इसलिए इसको एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनिक बिहेवियर of water enables it to dissolve many polar non-ionic compounds having hydroxyl group। कि जो यूनिक बिहेवियर है वाटर का वो ये भी है कि वो डिज़ोल्व कर सकते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन नॉन आयनिक कंपाउंड भी पोलर होंगे। ऐसे पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो उनको भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। इनकी डिज़ोल्विंग में एग्जाम्पल्स आर फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी OH मौजूद होता है, जैसे C3H6OH, C2H5OH,
कि यहाँ जो अल्कोहल्स मौजूद होते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल मौजूद है, इथाइल अल्कोहल, और उसमें OH मौजूद है, तो भी ये क्या करेगा, ये डिज़ोल्व हो सकता है, डिज़ोल्व इन वाटर, कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है क्योंकि ये पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड है, और पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स, के जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे उनमें भी हाइड्रोजन मौजूद होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या होती है, ये स्टडी होती है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की। जब हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़रूर मौजूद होगा। जैसे हम ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टडी करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 3 डबल बॉन्ड OH कि एस्टिक एसिड, अगर हम एस्टिक एसिड को डिज़ोल्व करें तो ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। वाटर में डिज़ोल्व इसलिए हो सकता है क्योंकि जो CH3COOH है, ये यहाँ भी हाइड्रोक्सिल मौजूद है, और हाइड्रोक्सिल की मौजूदगी हमें ये बताएगी कि जो जब हाइड्रोक्सिल मौजूद है वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है, क्योंकि जो बेसिक है हमने कहा जो पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से डिज़ोल्व हो सकते हैं। जब वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से डिज़ोल्व होंगे तो फिर नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल में C6H12O6 कि यहाँ भी हाइड्रोजन मौजूद है, ग्लूकोज C12H22O11, सुक्रोज जिसको हम शुगर कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की, इनमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जो ही OH प्रेजेंट होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से क्या करेंगे, ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से डिज़ोल्व होंगे तो उसमें क्या होगा कि OH बॉन्ड्स तो प्रेजेंट होंगे, इसलिए OH बॉन्ड प्रेजेंट होने के साथ साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अकर कर सकते हैं, और जो ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अकर करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अकर करने के साथ साथ ये फॉर्म करेंगे और डिज़ोल्व करेंगे एक पोलर सब्सटेंस में, क्योंकि ये तो पोलर नॉन आयनिक सब्सटेंस है। इसीलिए हमने ये स्टडी किया कि जो आयनिक कंपाउंड हैं वो तो पोलैरिटी के लिहाज से डिज़ोल्व हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं वो भी डिज़ोल्व हो सकते हैं, लेकिन किससे, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डिज़ोल्व हो सकते हैं। जब वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिज़ोल्व होंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ जो फॉर्मेशन हुई है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हुई है, लेकिन जो डिज़ोल्विंग का पावर है वो भी डिज़ोल्व हो गया है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट दी पोलैरिटी, पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे अपने अंदर आयनिक और नॉन आयनिक कंपाउंड्स डिज़ोल्व करता है। लेकिन अभी एक अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप एक लैंप ऑफ सीजियम को वाटर ग्लास में डंप करें, कि अगर एक सीजियम जो मेटल सीजियम एलिमेंट जो मौजूद है अगर हम उसको वाटर में ऐड करें तो जिस ट्रफ में मौजूद होगा वो जो ग्लास होगा वो रिएक्शन इतना विगरियस होगा कि इतना तेज़ रिएक्शन होगा कि वो ट्रफ टूट जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास सोडियम मेटल मौजूद है, अगर हम एक टब ऑफ वाटर लेते हैं उसमें सोडियम मेटल को डायरेक्टली डालते हैं तो प्योर सोडियम मेटल क्या करेगा, वहाँ आग लगा देगा, कि उस रिएक्शन में क्या होगी, फायर बर्न आउट हो जाएगी। और जैसे ही फायर बर्न आउट होगी, क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसी तरह सीजियम भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर में क्या फ़र्क है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम सॉफ्ट वाटर स्टडी करते हैं। सॉफ्ट वाटर इज दैट वाटर which produces गुड लेदर विद सोप, कि सॉफ्ट वाटर वो पानी है जो एक अच्छी झाग बनाए। लेदर को हम यहाँ झाग कहते हैं, कि ऐसा पानी जो एक अच्छी झाग बनाए, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। जब हम अपने सोप से हैंड वॉश करते हैं तो हम कहते हैं एक झाग सी बनती है। वो झाग क्यों बनती है, क्योंकि हम सॉफ्ट वाटर यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हार्ड वाटर है
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हार्ड वाटर is that water which does not produce leather with soap। कि हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, लेदर यानी वो झाग प्रोड्यूस ही नहीं करता, जिसे हम खारा पानी भी कह सकते हैं कि हार्ड वाटर इज़ दैट वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, और ये पीने के काबिल भी नहीं होता। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में जो डिफरेंसेस हैं वो किन बुनियाद पे हैं। यानी पानी तो एक ही है, दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है कि सॉफ्ट वाटर भी हमें वाटर ही नज़र आता है और हार्ड वाटर भी हमें वाटर ही नज़र आता है, लेकिन केमिकली जो इनमें डिफरेंसेस हैं वो किन की बुनियाद पे हैं कि अगर हम सॉफ्ट वाटर को इस्तेमाल करें तो वो लाइट इन वेट होता है, लेकिन जो ही हम हार्ड वाटर हैवी वाटर या हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो वह तो वाटर है, दोनों का फार्मूला तो H2 है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से यहाँ जो है वो हार्डनेस मौजूद होती है। जैसे खारे पानी में जो क्या है सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, खारापन मौजूद होता है, उस खारेपन को स्टडी करते हैं कि वो किन केमिकल्स की मदद से होता है। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, कि वाटर में जो हार्डनेस होती है जिसकी वजह से हार्ड वाटर फॉर्म होता है वो किन बुनियाद पे होता है, कि हार्ड वाटर की जो कॉजेज हैं वो किस तरह यहाँ इफ़ेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेन वाटर while coming down absorbs carbon dioxide फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर, कि जो रेन वाटर जब अर्थ पे आता है तो वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। इसी तरह जब हमने प्रीवियस चैप्टर एटमॉस्फेयर में स्टडी किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, वो अब्जॉर्ब करती है सनलाइट, लेकिन जो ही रेन वाटर जो हुआ उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगी तो जो वाटर मिक्सड विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर mixed with the water mixed with carbon dioxide when passes through the beds of soil converts insoluble carbonates of calcium and magnesium into soluble bicarbonates। कि जब हार्डनेस है वो कैसी होती है कि जो ही जो रेन वाटर है वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड करता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर में अब्जॉर्ब होती है तो जब रेन अर्थ पे यानी सॉइल पे गिरती है तो वो जो है वो अब्जॉर्ब की जाती है सॉइल से, क्योंकि वाटर होता है, रेन वाटर में भी तो वाटर मौजूद होता है, आया कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर में डिजॉल्व हो गई होती है, लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहता है, मॉलिक्यूल तो एज इट इज़ प्रेजेंट होता है, और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है जब अब्जॉर्ब करती है सॉइल को तो वो थ्रू दी बेड्स ऑफ द सॉइल चले जाते हैं, यानी ज़मीन की गहराई में चले जाते हैं। जो ही वो ज़मीन की गहराई में चले जाएंगे तो ज़मीन में जो मौजूद होंगे कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स उनको क्या करेंगे, वो बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट उसका फॉर्मूला CaCO3, के यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 के मैग्नीशियम कार्बोनेट भी यहाँ मौजूद है। कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, ये डिज़ोल्व करके इसमें रिएक्ट करके इसको इनसॉल्युबल बाइकार्बोनेट फॉर्म करती है। बाइकार्बोनेट्स कैसे फॉर्म करती है, एक रिएक्शन के थ्रू इसको स्टडी करते हैं।
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और साथ वाटर मौजूद है। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करने के बाद इसको HCO3 ट्वाइस, जब ट्वाइस वर्ड आएगा तब इसका मतलब हो जाएगा ये बाइकार्बोनेट बन गया है कि यहाँ दो कार्बोनेट पाए जाते हैं। अगर हम एक सिंगली कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ CO3 है, लेकिन यहाँ CO3 के साथ ट्वाइस भी है, और ट्वाइस लिखने की वजह से क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट में फॉर्म करेगा। जो ही ये बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा, इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इंटू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कि ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना देगा, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, कि जो जो कार्बोनेट फॉर्म होंगे ये डिज़ोल्व करेंगे अंदर अपने क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम। किन में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड भी और सल्फेट भी प्रेजेंट होंगे। जो ही क्लोराइड और सल्फेट भी प्रेजेंट होंगे, ये वाटर को सिस्टम जो हमारा सॉइल्स ऑफ बेड में नीचे मौजूद है, यानी गहराई के नीचे जो हमारा पानी का सिस्टम मौजूद है, उसको जाके इफ़ेक्ट करेंगे। जब ये उसमें जाके डिज़ोल्व होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जब ये सारे केमिकल्स वहाँ जाकर डिज़ोल्व होंगे तो वो वाटर को हार्ड बनाएंगे। यही वो सॉल्ट्स हैं जो वाटर को हार्ड बनाते हैं। कि अगर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व होकर जो कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट करती हैं, अगर वही कन्वर्ट ना करें तो कन्वर्ट ना करने से क्या होगा कि जो कैल्शियम और क्लोराइड्स मौजूद हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, वो भी साथ डिज़ोल्व हो जाएंगे और वाटर को हार्ड करेंगे। नेक्स्ट, रेन वाटर। रेन वाटर डिज़ोल्व्स many salts of divalent cations like Mg2 plus and CO2। डाइवेलेंट कैटाइंस, डाइवेलेंट कैटाइंस क्या होते हैं? कैटाइंस हम कहते हैं कि ऐसे आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। डाइवेलेंस टू वैलेंसी वाले, दो वैलेंसी वाले कैटाइंस, और कैटाइंस पॉजिटिव आयंस को बोलते हैं। कि ऐसे आयंस जिनकी वैलेंसी 2 हो, जस्ट लाइक मैग्नीशियम +2 के साथ मौजूद है और कैल्शियम भी +2 के साथ मौजूद है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम +2 के साथ मौजूद होंगे तो हम इनको डाइवेलेंट कैटाइंस कहेंगे, कि दो वैलेंसी वाले ये कैटाइंस यहाँ मौजूद है। इसी तरह एनाइंस, like anions like chlorine, sulfate, carbonate and कार्बन ट्राईऑक्साइड, कि ये सारे केमिकल्स, ये सारे सॉल्ट्स क्या होंगे, ये वहाँ अवेलेबल होंगे। जब ये कैटाइंस और एनाइंस जो है डाइवेलेंट एनाइंस और डाइवेलेंट ही कैटाइंस क्या करेंगे, ये जब उसमें डिज़ोल्व होंगे ये वाटर को हार्ड बनाएंगे, और जो ही ये डिज़ोल्व होकर वाटर को हार्ड बनाएंगे तो हार्ड होने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल एंड लाइमस्टोन CaCO3 salts make hard water,
कि ये क्या फॉर्म करेंगे, ये हार्ड वाटर फॉर्म करेंगे। और जो ही ये हार्ड वाटर फॉर्म करेंगे तो हार्ड वाटर की फॉर्मेशन से क्या इफ़ेक्ट करेंगे कि जो जो कैल्शियम सल्फेट्स मौजूद हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स मौजूद हैं, कैल्शियम क्लोराइड्स मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी से क्या होगा, वाटर हार्ड होगा। और जैसे ही वाटर हार्ड होगा तो वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे सारे पर्पसेस को। जैसे ही हमारे सारे पर्पसेस को वो इफ़ेक्ट करेगा, नेक्स्ट gypsum is springly soluble. Gypsum is springly soluble in water, while limestone is insoluble in water। कि जो जिप्सम है वो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, लेकिन जो लाइमस्टोन है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो हैं ये इनसॉल्युबल रहते हैं जब तक इनको बाइकार्बोनेट्स में ना इनको चेंज किया जाए। जब तक ये बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम इनको बाइकार्बोनेट में डिज़ोल्व कन्वर्ट करेंगे तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन जो जिप्सम है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट NH2O। तो ये NH2O के मतलब कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट हैं। जो ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट होंगे हम कहेंगे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से ये वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, लिहाजा ये वाटर में डिज़ोल्विंग है। इन प्रेजेंस ऑफ carbon dioxide, in presence of carbon dioxide, small quantity of limestone, small quantity of limestone is soluble in water, is soluble in water अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। कि वाटर में सॉल्युबल है कार्बन डाइऑक्साइड की स्मॉल क्वांटिटी और लाइमस्टोन सॉल्युबल है। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की, साथ वाटर ऐड किया। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर ऐड किया तो यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ। और जो ही वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, इसी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होगा, हार्डनेस पैदा होगी। और हार्डनेस क्या करेगी, वो वाटर को हार्ड करेगी। ये वो कॉजेज़ हैं जो हार्डनेस पैदा करते हैं वाटर में, यानी इनके ज़रिए क्या होती है, वाटर में हार्डनेस पैदा होती है। जब वो वाटर में यही जब इनको हम अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो ट्रीटिंग की पावर ये भी है कि हम जो वाटर है उसकी रिमूवल करें वहाँ से हार्डनेस की, क्योंकि ये तो नेचुरली प्रोसेस अकरिंग कर रहे हैं कि ये जो है कन्वर्जन हो रही है। अब हम अंडर द सॉइल बेड्स में जाके कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को रोक तो नहीं सकते कन्वर्ट होने में, ना ही जिप्सम को रोक सकते हैं वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो, लेकिन हम कुछ मज़ीद ऐसे स्टेप्स यूज़ करेंगे जिनसे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस होगी। हार्डनेस की आगे हम टाइप स्टडी करते हैं। हार्डनेस हमने स्टडी किया कि वाटर में हार्डनेस किन वजह से होती है और कैसे होती है। हार्डनेस हैज़ 2 टाइप्स, कि 2 किस्मों की हार्डनेस होती है यहाँ, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। कि 2 हार्डनेस अक्कर करती हैं वाटर में, एक टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। 10 बाय 10 इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पररी, temporary hardness. Temporary hardness, according to definition, it is because of presence of bicarbonates of calcium and magnesium।
कि ये क्यों होगा, सिर्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस होगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस MgHCO3 ट्वाइस, कि जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स मौजूद होंगे तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो वहाँ टेम्परेरी हार्डनेस अकर करेगी, कि यानी इनकी डिज़ोल्विंग से क्या होगा कि सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस ही अकर करेगी। अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें, नेक्स्ट परमानेंट हार्डनेस, permanent hardness it is because according to definition it is because of the presence of sulfates and chlorides of calcium and मैग्नीशियम, कि ये सिर्फ किसकी वजह से है, ये ड्यू टू सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के यहाँ क्लोराइड और सल्फाइड पैदा होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कि इनकी मौजूदगी की वजह से जब ये डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो परमानेंट हार्डनेस अकर करेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कि मेथड्स हम क्या यूज़ करेंगे हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, के हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम कौन से तरीके अपनाएंगे। रिमूवल ऑफ magnesium cations and calcium cations which are responsible for the hardness is called water softening, कि वाटर सॉफ्टनिंग क्या होगी कि वाटर को हम सॉफ्ट तब बनाएंगे जब हम उसमें से मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को ख़त्म कर लेंगे। जो ही हम मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस को ख़त्म करेंगे तो जो रिस्पॉन्सिबल है हार्डनेस की वजह के, क्योंकि यही क्या करते हैं, यही हार्डनेस पैदा करते हैं, जब हम इनको ही रिमूव कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कि यहाँ वाटर सॉफ्टनिंग फिर हम इसकी कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिमूवल करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस, क्योंकि टेम्परेरी थ्रू द वर्ड ही हम इसका मतलब देते हैं कि ये जल्दी हमारे से ख़त्म हो सकती है, और ये टेम्परेरी हार्डनेस यानी थोड़े वक्त तक सिर्फ ये वाटर में मौजूद जो केमिकल्स हैं वो हार्डनेस बनाते हैं, कि जो ये हार्डनेस पैदा करने वाले जो केमिकल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, और लिहाजा कम सॉल्युबिलिटी की वजह से हम इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय बॉइलिंग मेथड और क्लार्क्स मेथड। कि बॉइलिंग मेथड तो नेचुरल मेथड है, जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कि एक कॉमन एग्जांपल कि पानी को उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसमें जो मौजूद आयंस और एटम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाए। जब भी हम पानी को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद हम देखते हैं जब पानी हम उसमें से उंडेल लेते हैं तो नीचे पाउडर्ड फॉर्म में भी कुछ मौजूद होता है। वो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है, वो सारी वो इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं जो पहले इसको हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर रही थी। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो क्लार्क्स मेथड है। क्लार्क एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करके एक रिमूवल ऑफ हार्डनेस का इक्वेशन दी थी कि लेबॉर्ट्री में हम इसके ज़रिए हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड इज़ बाय बॉइलिंग, कि बॉइलिंग के ज़रिए हम कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। टेम्पोररी hardness of water is easily removed by boiling the water. Okay, by boiling the water. On boiling
ऑन बॉइलिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स CaHCO3 twice decomposes to produce insoluble calcium carbonate, which precipitates out of solution। कि इसकी जो हमने बॉइलिंग का जो प्रोसेस कैरी आउट करना है उसमें जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ईजिली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। ऑन बॉइलिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स CaHCO3 twice decomposes to produce insoluble calcium carbonate which precipitates out of the solution। कि जब हम बॉयल करेंगे जो बाइकार्बोनेट्स होगा वो डिकम्पोज करके इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। जो ही वो डिकम्पोज करके इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होंगे वो सेटल डाउन करके वो प्रेसिपिटेशन का फिनोमेना में आ जाएंगे। और जो ही वो प्रेसिपिटेशन के फिनोमेना में अकर करेंगे तो जो प्रेसिपिटेशन का फिनोमेना है उसमें जो पाउडर्ड फॉर्म नीचे मौजूद होगा वो सारे इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट ही होंगे जो कि वाटर में मौजूद थे। अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन CaHCO3 twice CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 कि यानी जो रिएक्शन पहले इन द सॉइल ऑफ बेड अकर किया था वही रिएक्शन कब अकर करेगा जब हम इसको बॉयल करेंगे, क्योंकि वाटर तो स्टीम आउट हो जाए। जो वाटर मौजूद होगा हमारे पास उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो तो इवॉल्व हो जाएगी कि जो ही इसका बॉन्ड टूटेंगे इसकी डिकम्पोजिशन शुरू होगी, दोबारा इसकी कन्वर्जन शुरू होगी तो ये दोबारा इनसॉल्युबल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ही ये दोबारा इनसॉल्युबल कन्वर्ट होगा तो जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होंगे वो प्रेसिपिटेशन के फिनोमेना में अकर करेंगे। जो ही उनमें प्रेसिपिटेशन अकर करेगी वो अंडर द बीकर या अंडर द टैंक किसी जगह में जिसमें हम बॉइलिंग का फिनोमेना कर रहे हैं उसमें सेटल डाउन होंगे। वो सेटल डाउन होने के बाद हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। नेक्स्ट मेथड इज क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड के क्लार्क्स मेथड में क्या, अकॉर्डिंग टू Clark's method, a chemical method to remove temporary hardness is by the addition of slaked lime। कि टेम्परेरी हार्डनेस में जो क्लार्क्स मेथड है वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा कि अ केमिकल मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस इज़ बाय द एडिशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। कि जो ही हम स्लेक्ड लाइम का एडिशन करेंगे, स्लेक्ड लाइम क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। कि जो ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को रिएक्ट करवाएंगे a calculated amount of lime water is added to temporary hard water। टू टेम्परेरी हार्ड वाटर जब हम एक कैलकुलेटेड अमाउंट को एंटर करेंगे टेम्परेरी हार्ड वाटर में, यानी हमारे पास एक बीकर में टेम्परेरी हार्ड वाटर मौजूद है, जब उस टेम्परेरी हार्ड वाटर में हम एक अमाउंट को, यानी अगर हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब या 250 ml हार्ड वाटर मौजूद है तो हम उसकी अमाउंट से कैलकुलेट करके उतनी सिर्फ अमाउंट स्लेक्ड लाइम की डालेंगे जितनी वो उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सके अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन। कि जो केमिकल रिएक्शन यहाँ अकर करेगा।
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स मौजूद होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट में उसकी कन्वर्जन हो गई, साथ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ और साथ वाटर जो कि एज इट इज़ उसमें मौजूद था। इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद हैं, साथ स्लेक्ट लाइम ऐड किया, स्लेक्ट लाइम ऐड करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट दो मिले, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट साथ फॉर्म होना था वो कैल्शियम कार्बोनेट वैसे भी, क्योंकि यहाँ दो कैल्शियम मौजूद हैं इसलिए हमें दो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेंगे, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। कि ये रिएक्शन अक्कर करेंगे जो ही हम अगर उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट्स मौजूद हुए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स मौजूद हुए, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की मौजूदगी से जब ही हम उसमें स्लेक्ट लाइम ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट में। कि जो बाइकार्बोनेट्स यहाँ मौजूद थे वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ही वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होंगे तो वो भी ऐसे प्रेसिपिटेशन के फिनोमेना में चले जाएंगे। इसी तरह जो कैल्शियम कार्बोनेट होंगे वो भी साथ प्रोड्यूस होंगे, जो ही वो साथ प्रोड्यूस होंगे तो वो भी प्रेसिपिटेशन के फिनोमेना में ही चले जाएंगे, साथ एज इट इज़ वाटर मॉलिक्यूल तो मौजूद है। इसी तरह जब कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो अगर मौजूद होंगे तो स्लेक्ट लाइम एंटर करने से जो कैल्शियम कार्बोनेट होंगे वो डबल रेशो के साथ पैदा होंगे। वो डबल रेशो के साथ इसलिए पैदा होंगे क्योंकि यहाँ भी हमारे पास दो कैल्शियम्स मौजूद हैं। इन दोनों कैल्शियम की मौजूदगी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बोनेट भी दो मौजूद हैं। जब दो कार्बोनेट और दो कैल्शियम मौजूद हैं फिर दो कैल्शियम कार्बोनेट पैदा होंगे और दो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने के साथ साथ भी वाटर फॉर्म होगा। वंस द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आइंस, फिर रिजल्ट क्या होगा, वंस द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आइंस प्रेसिपिटेट आउट, वाटर बिकम सॉफ्ट। कि जो ही मैग्नीशियम और कैल्शियम आइंस जो बाइकार्बोनेट की शक्ल में मौजूद थे, जो वाटर में डिज़ोल्व हो चुके थे, जो ही हम उनको कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोनेट में कन्वर्ट करने के बाद वो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे और जो ही वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे वो नीचे सेटल डाउन होंगे और वाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये था क्लार्क्स मेथड। कि टेम्पररी जो हार्डनेस है वो हम दो तरीके के साथ कर सकते हैं, एक जो है बॉइलिंग मेथड के साथ और एक क्लार्क्स मेथड के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। कि परमानेंट हार्डनेस जो कि क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी removed by using chemicals। कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो केमिकल्स यूजिंग के साथ ही ख़त्म हो सकती है, वो बाय बॉइलिंग बाय स्टीमिंग किसी प्रोसेस से ख़त्म नहीं हो सकती। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड as insoluble salts by adding washing soda। washing soda Na2CO3 सोडियम बाइसोडियम कार्बोनेट और सोडियम जियोलाइट। कि जो परमानेंट हार्डनेस है वो भी किन वजह से होती है, कि जो परमानेंट हार्डनेस है उनमें मौजूद होते हैं क्लोराइड्स और सल्फेट्स।
ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस, कि मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो कॉज करते हैं उनमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ही क्लोराइड और सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम क्लोराइड और सल्फेट्स की बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कि जो ही हम कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो जो वॉशिंग सोडा होगा उनको रिमूव करेगा। कि हमने जहाँ जो रिमूवल करनी है वो 2 स्टेप्स में करनी है। वो कौन से 2 स्टेप्स में? बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, कि जब हम वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे, या बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा ऐड करने से द एडिशन ऑफ washing soda removes the calcium and magnesium ions as the insoluble calcium and magnesium कार्बोनेट्स। कि बाय वॉशिंग सोडा हम कैसे कर सकते हैं? द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा रिमूव्स द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एज द insoluble कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, कि जो ही हम इनका रिएक्शन स्टडी आउट करते हैं, वॉशिंग सोडा इज कॉमनली नेम एज सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम सल्फेट्स, कैल्शियम क्लोराइड्स आर फॉर्म प्लस वॉशिंग सोडा, कि कैल्शियम कार्बोनेट में हमने इसको कन्वर्ट किया, कि जो सल्फेट्स प्रेजेंट थे उससे सोडियम सल्फेट फॉर्म हो गया, और जो ही सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा तो यहाँ जो हमने परमानेंट हार्डनेस है उसको टोटली रिमूव नहीं कर सकते। जैसे हमने टेम्पररी हार्डनेस रिमूव की थी इसी तरह हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ही हम परमानेंट हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर टेम्पररी हार्डनेस जो है वो इजी है रिमूव करने के लिए, लेकिन परमानेंट हार्डनेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसी तरह अगर हम वॉशिंग सोडा प्लस कैल्शियम क्लोराइड्स के जो क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे वो। नेक्स्ट रिएक्शन जो कार्बोनेट्स ऑफ प्लस मैग्नीशियम सल्फेट्स के मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएंगे, साथ Na2SO4 सोडियम सल्फेट भी फॉर्म करेंगे। इस तरह नेक्स्ट जो Na2CO3 वॉशिंग सोडा प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड कि वो मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म करेंगे और साथ ही सोडियम क्लोराइड भी फॉर्म करेंगे। कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि वॉशिंग सोडा ऐड करने से हम इनकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की कार्बोनेट्स को कन्वर्ट करते हैं। कि जो सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं उनको हम कार्बोनेट्स में फॉर्म करते हैं। जो ही हम उनको कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी कन्वर्जन से क्या होगा, साथ जो बाय प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। ये था वॉशिंग सोडा मेथड जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। वॉशिंग सोडा मेथड से भी जो परमानेंट हार्डनेस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, लिहाजा मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना होने की वजह से क्या होगा कि जो ये हार्डनेस है उसको सिंपली हम वॉशिंग सोडा simply converts the permanent hardness वॉशिंग सोडा
simply converts the permanent hardness into टेम्पररी हार्डनेस, कि परमानेंट हार्डनेस को हम सिंपली टेम्पररी हार्डनेस में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अगर जो सल्फेट्स और जो क्लोराइड्स यहाँ मौजूद हैं उनको जब हम कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, जो ही वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होंगे तो कार्बोनेट्स में कन्वर्जन के साथ साथ क्या होगा कि वो जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको हम रिमूव तो कर सकते हैं बाय बॉइलिंग मेथड और क्लार्क्स मेथड, उनको रिमूव करना ईजी है। इसलिए उनकी रिमूविंग से हम क्या स्टडी करेंगे कि जो वॉशिंग सोडा है उसने सिंपली क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कि जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स थे कैल्शियम और मैग्नीशियम को, उनको सिर्फ रिएक्शन के थ्रू किसके साथ Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा के रिएक्शन के साथ कन्वर्ट किसमें किया है कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, के कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में उनको कन्वर्ट आउट किया है। जो ही हम उनको कन्वर्ट आउट करेंगे तो नेक्स्ट जो हम यूटिलाइज करेंगे वो सिर्फ क्लार्क्स मेथड या बॉइलिंग मेथड के साथ करेंगे। जो ही हम क्लार्क्स या बॉइलिंग मेथड के साथ उसको कन्वर्ट करेंगे तो जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स थे वो इजीली रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वही तो परमानेंट हार्डनेस यहाँ कर रहे थे। और परमानेंट हार्डनेस की जो मेन कॉज था उनको हमने कन्वर्ट कर लिया कि जो परमानेंट हार्डनेस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, उसको सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू टेम्पररी हार्डनेस में। जब हम उनको टेम्पररी हार्डनेस में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्पररी हार्डनेस दूसरे मेथड के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था हमारा बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, जिससे हम परमानेंट हार्डनेस से रिमूव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।